Hello student, good evening to all of you. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन पार्ट फर्स्ट था, वो आपका यूनिट थर्ड था। आज से आपका यूनिट फोर्थ स्टार्ट होता है, ठीक है? तो ध्यान से पढ़िए। हम आशा करते हैं आप लोगों ने अब तक के जो मैंने फर्स्ट यूनिट कवर किया है, सेकेंड यूनिट कवर किया है और थर्ड यूनिट कवर किया है, ये आप लोगों ने अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया होगा। और इन सब लेक्चर का नोट्स आपके टेलीग्राम पे भेज दिया गया है। टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करने के लिए जो थंबनेल पे कांटेक्ट नंबर दिया है, उस नंबर पे व्हाट्सअप करिए, सर आपको लिंक भेज देंगे। या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए, हमारे चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे सारा लिंक आपको लगाया गया है, ठीक है? वहाँ से आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। तो हमने जो थर्ड यूनिट था, हमने वहाँ पे देखिए रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का पार्ट फर्स्ट वहाँ पे पढ़ा था। यहाँ पे सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। वहाँ पे हमने आपको लैक ओपेरान, प्रोकैरियोट में लैक ओपेरान, ट्रिप्टोफान ओपेरान, इसके बारे में बताया था। फिर उसके बाद मैंने ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के बारे में बताया था। कैपिंग टेलिन पॉली आरएनए प्रोसेसिंग में मैंने कैपिंग टेलिन और स्प्लिसिंग बताया था। उसके बाद आरएनए एडिटिंग बताया हमने। तो ये सारे प्रोसेस हम लोगों ने जैसे, और हमने ये पढ़ा था रोल ऑफ क्रोमेटिन इन जीन एक्सप्रेशन ना। ये सब टॉपिक हमने अच्छे से कवर कर लिया और हम आशा करते हैं आपको ईच और एवरी टॉपिक आपने अच्छे से कवर किया है और आपको पूरी तरीके से तैयार है ना। अगर आपसे कोई अभी भी पूछेगा तो आप बता देंगे, ठीक है? अच्छे से बताएंगे। तो जो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन पार्ट सेकेंड है, इसमें देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। पहला आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन। जैसे मैंने सेकेंड लेक्चर में वो यूकैरियोट रेगुलेशन में हमने आपको पहले एपिजेन रेगुलेशन बताया था, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन ना, ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, ये सब मैंने बताया था। वैसे यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ना है। किस तरीके से यूकैरियोट में जीन का रेगुलेशन का एक्सप्रेशन का रेगुलेशन होता है, ठीक है? कैसे जीन का रेगुलेशन होता है यहाँ पे देखेंगे। पूरा कह लीजिए इन सारे यूनिट का हम लोग इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जो ये सब टॉपिक है, इस टॉपिक में हम इनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक? और अगला आपको टॉपिक पढ़ना है रेगुलेशन एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। आप जानते हैं ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ट्रांसलेशनल लेवल। आप जानते हैं ट्रांसक्रिप्शन क्या है? जब डीएनए था, ये डीएनए से ये एमआरएनए बना था, ये था ट्रांसक्रिप्शन ना, ये ट्रांसक्रिप्शन था। लेकिन जब इस एमआरएनए से प्रोटीन बन रही थी, इसी को बोल रहे थे हम लोग ट्रांसलेशन ना। ट्रांसलेशन क्या बोलते थे? ट्रांसलेशन। तो हम लोगों को अब इस ट्रांसलेशन लेवल पे रेगुलेशन को पढ़ना है। हमने जो थर्ड यूनिट में देखा था ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे पढ़ा था। जब डीएनए से एमआरएनए बन रहा था, उसी लेवल पे हम लोग प्रोटीन का ये जीन को रेगुलेट करवा रहे थे। अगर हमको उस डिजायर्ड जीन का प्रोडक्ट चाहिए तो हम लोग उसको स्विच ऑन रखते थे ताकि प्रोटीन सिंथेसिस हो सके ना। अगर नहीं चाहिए तो हम लोग स्विच ऑफ करवा देते थे ताकि प्रोटीन सिंथेसिस ना हो सके। तो थर्ड यूनिट में हमने ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे देखा था। ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे जब आरएनए बन रहा था, उस टाइम पे हमने रेगुलेशन देखा था। अब हमने यह आरएनए लेवल पे रेगुलेशन पढ़ चुका है। अब यम आरएनए से प्रोटीन बनने के लेवल का हम लोग रेगुलेशन देखेंगे। अब यम आरएनए से प्रोटीन बनने जा रही है ना। इस टाइम पे कैसे कैसे रेगुलेट, कैसे यम आरएनए को हम लोग ऑफ करवा सकते हैं, कैसे ऑन करवा सकते हैं ना, ये सब हम लोग देखेंगे। प्रोटीन बन जाने के बाद क्या क्या उसमें रेगुलेशन होता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं, इस टॉपिक में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ना इस यूनिट में जो हम लोग यूनिट 4 पढ़ रहे हैं, ये सब टॉपिक हम लोग इस यूनिट में देखेंगे, ठीक है बच्चा? एनी प्रॉब्लम? तो आपको पहला टॉपिक देखना है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट। नेक्स्ट था रेगुलेशन एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। किसमें? ट्रांसलेशन लेवल पे जब प्रोटीन बन रहा है, उस लेवल पे आपको रेगुलेशन पढ़ना है। अगला है आपका पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, प्रोटीन फोल्डिंग, इसे पढ़ना है। जैसे आप प्रोटीन बन चुकी है, ये प्रोटीन बन चुकी है, अब हम लोग इसके प्रोटीन में क्या क्या चेंजेस होते हैं ताकि जीन का रेगुलेशन हो सके ना। डिजायर्ड जहाँ पे जाना है उस प्रोटीन को वहाँ पे जा सके ना। जैसे आरएनए बना था,
तो आरएनए का भी ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन हुआ था, जिसमें हम लोग क्या पढ़े थे, आरएनए प्रोसेसिंग पढ़े थे ना, कैपिंग, टेलिंग और स्प्लिसिंग हुआ था। वैसे ही आप प्रोटीन बन जाने के बाद प्रोटीन में मॉडिफिकेशन होगा, इसको बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोटीन मॉडिफिकेशन। ओके, इसको हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन फोल्डिंग। अब प्रोटीन जो बन गई है इसको फोल्ड किया जाता है स्पेसिफिक वे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंट्रासेलुलर प्रोटीन डिग्रेडेशन। हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे इंट्रासेलुलर प्रोटीन डिग्रेडेशन, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जीन साइलेंसिंग, उसके बाद पढ़ेंगे आरएनए इंटरफेरेंस। तो इतने सारे टॉपिक आपको पढ़ना है। लगभग हमको लग रहा है इसमें 1 2 3 4 5 6 या 7 लेक्चर इस यूनिट में आपको लगेंगे। तो हम लोग अच्छे से इस यूनिट को फिनिश करते हैं। जैसे हम लोग तीनों यूनिट पढ़ लिए हैं, हमको तो लग रहा है हम लोगों को तीनों यूनिट में अब तक जो तीनों यूनिट हमने पढ़ा है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो पहला टॉपिक देखिए, हम लोग आज इसको डिस्कस करेंगे, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट। पहले हम लोग इसका यही इस टॉपिक के बारे में अच्छे से आज पहले हम लोग इंट्रोडक्शन इसका पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये समझ लीजिए दोनों यूनिट जो है थर्ड और फोर्थ का, ये एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, इंट्रोडक्शन है पूरा, एकदम अच्छे से इसको समझिए। और ये टफ भी नहीं है, इसका कुछ पार्ट आप लोगों ने पहले पढ़ लिया है, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे नया देखने को मिलेगा। ओके, तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट आप लोग हेडिंग डाल दीजिए अच्छे से। ओके, डाल दीजिए। आइए देखते हैं हम लोग रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट ना। देखिए, जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोटिक सेल रेगुलेटेड बाय रिप्रेसर एज वेल एज ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर। आप तो रिप्रेसर जानते थे ना, जब हमने आपको लाइकोपेरान ट्रिप्टोफान प्रोकैरियोट में पढ़ाया था, वहाँ पे रिप्रेसर था ना। रिप्रेसर प्रोटीन अगर एक्टिव थी तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होने दे रही थी, क्योंकि ये हमारे पॉली जो आरएनए पॉलीमरेज था वो प्रमोटर ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर पाता था। ठीक है, अगर रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव था तब जाके वहाँ पे वो स्विच ऑन रहता था और प्रोटीन सिंथेसिस होती थी। तो जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोटिक सेल रेगुलेटेड बाय रिप्रेसर, जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो भी जीन को रेगुलेट कर रही है। आपने इसको लाइकोपेरान ट्रिप्टोफान में अच्छी तरीके से देखा है। ओके, वो याद है आपको ना, जिन बच्चों ने वो सब लेक्चर नहीं कवर किया है जाके उस लेक्चर को कवर करिए। ओके, एज वेल एज बाय ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर। हमने जब आपको ट्रांसक्रिप्शनल, जब मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा रहा था उस टाइम हमने आपको बताया था जो इनिशिएशन फैक्टर था, इलांगेशन फैक्टर था और रेगुलेशन फैक्टर था, ये सब कैसे कैसे ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट कर रहे थे। ठीक है, तो हम लोग ये यूकैरियोट में जीन का एक्सप्रेशन का रेगुलेशन रिप्रेसर भी कर सकता है और ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन भी कर सकता है, एक्टिवेटर भी कर सकता है ना। In eukaryote, repressor bind to specific DNA sequences and inhibit ट्रांसक्रिप्शन। यूकैरियोट में जो ये रिप्रेसर है वो डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस से बाइंड करके इस डीएनए से एमआरएनए के बनने को प्रोसेस को रोक देता है। ठीक है ना, अभी हम लोग डीएनए से एमआरएनए के बनने के प्रोसेस को देख रहे हैं। तो क्या हुआ, जो ये रिप्रेसर प्रोटीन है, रिप्रेसर जो प्रोटीन है वो डीएनए के किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे अटैच होके क्या कर रही है, डीएनए से ये मान लीजिए रिप्रेसर बाइंड हो गई है, अब ये डीएनए से एमआरएनए के बनने के प्रोसेस को रोक दे रही है ना। अगर हमको इस जीन का प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस जीन पे इस रिप्रेसर को बाइंड करवा देंगे ताकि ये प्रोटीन सिंथेसिस ना हो सके। तो हो गया स्विच ऑफ, हो गया ना, ऑफ हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रही है, तो हो गया रेगुलेशन। ये हम लोग थर्ड यूनिट में पढ़ चुके हैं कैसे करते हैं। ओके, अब देखिए, लार्ज नंबर ऑफ जीन्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक। हमने बताया है यूकैरियोटिक जीन पॉलिस कौन सा होता है, यूकैरियोटिक का जीन मोनोसिस्टानिक होता है या पॉलीसिस्टानिक ना, पॉलीसिस्टानिक होता है ना। तो लार्ज नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट होते हैं, एक ही जैसे मान लीजिए डीएनए है, इस पे कोई आई बनाने वाला जीन है, कोई ईयर बनाने वाला जीन है, कोई हैंड फॉर्मेशन का जीन है, कोई हेयर बनाने वाला जीन है, कोई नेल बनाने वाला जीन, तो डीएनए पे ढेर सारे जीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हाँ, एवरी पार्ट में हर जीन को एक्सप्रेस थोड़ी करवाया जाता है। जैसे ये डीएनए मान लीजिए ईयर वाले सेल में है, तो
तो यहाँ पे ईयर वाला जीन एक्टिव होगा ना कि आई वाला एक्टिव होगा। आई वाला एक्टिव हो जाए तो हमारे कान का जो पोजीशन है वहाँ पे आई बन जाएगा ना, हैंड वहाँ पे बन जाएगा। तो जहाँ पे जिस जीन को एक्टिव करवाना उस जीन वह जीन वहीं पे एक्टिव होगा, अदर प्लेस पे एक्टिव नहीं हो सकता वो जीन। तो जानते हैं लार्ज नंबर ऑफ जीन आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट। यूकैरियोट का जो जीन होता है उसमें ढेर डीएनए होता है, उसमें ढेर सारे जीन प्रेजेंट होते हैं। दे आर रेगुलेटेड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ डिप्रेसर एंड एक्टिवेटर। तो ये जो जीन है वो डिफरेंट टाइप के, जैसे इस जीन को रेगुलेट करने के लिए अलग रिप्रेसर एक्टिवेटर है, इसको डिफरेंट अलग है, इसको अलग है, इसको अलग है। तो डिफरेंट टाइप के, जैसे डिफरेंट टाइप के जीन है वैसे डिफरेंट टाइप के रिप्रेसर और एक्टिवेटर हैं जो उस जीन को रेगुलेट कर सकें ना। उस जीन को रेगुलेट करने के लिए डिफरेंट टाइप के एक्टिवेटर है और रिप्रेसर। देखिए अगर किसी को हमारी लैंग्वेज टफ लग रही है तो मतलब समझ लीजिए आप लोगों ने जो हमने तीनों यूनिट पढ़ाया अच्छे से पढ़ा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मैंने रिप्रेसर एक्टिवेटर इन सब के बारे में बहुत ही डिटेल बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, जिन बच्चों के हमको ये लैंग्वेज टफ लग रही है वो जाके अपना वीडियो फिर से कंप्लीट करें। ओके, देर आर सेवरल वेज बाई विच जीन रेगुलेशन अकर्स इन यूकैरियोट। यहाँ पे आपको डिफरेंट तरीके बताए जाएंगे जिससे यूकैरियोट का जीन रेगुलेट किया जा सकता है। देखिए इसमें वो भी प्रोसेस बताया जाएगा, जैसे डीएनए से एमआरएनए बन रहा है वो भी प्रोसेस आपको बताया गया है, और एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा है वहाँ पे भी जीन कैसे रेगुलेट हो रहा है वो सब प्रोसेस आपको इसमें बताया गया है। तो ओवरऑल समझ लीजिए ये फर्स्ट और सेकेंड का इंट्रोडक्शन ही कर लीजिए जो आपका पहला टॉपिक दे दिया है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन यूकैरियोट। यूकैरियोट में जीन का एक्सप्रेशन हम लोग एमआरएनए बनाते टाइम भी रेगुलेशन कर लेंगे और एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा है वहाँ पे भी रेगुलेशन कर लेंगे। तो वही इसमें पढ़ना है। तो हमने इसमें हम लोग कैसे कर सकते हैं रेगुलेशन, कैसे होता है डीएनए मेथाइलेशन, हमने ये सब तो पढ़ा है। रोल ऑफ क्रोमैटिन जब हम लोग पढ़ रहे थे जीन एक्सप्रेशन में हमने वहाँ पे डीएनए मेथाइलेशन पढ़ा था। नेक्स्ट पहला हम लोग पढ़ेंगे डीएनए मेथाइलेशन। यहाँ पे हम लोग बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हमको यहाँ पे बस रिवाइज करना है ना। डीएनए मेथाइलेशन, हिस्टोन चेंजेस, क्रोमैटिन रिमॉडलिंग और आरएनए बेस्ड रेगुलेशन। तो हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे डीएनए मेथाइलेशन। डीएनए मेथाइलेशन क्या है, इस डीएनए पे फिफ्थ जो साइटोसिन है उसके फिफ्थ कार्बन से CH3 ग्रुप का ऐड होना ही डीएनए मेथाइलेशन है। ठीक है, अब हिस्टोन चेंजेस, हिस्टोन में देखते हैं कैसे चेंज करके हम लोग जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन कर सकते हैं। या फिर क्रोमैटिन रिमॉडलिंग, क्रोमैटिन जो बना हुआ है उसको फिर से रिमॉडलिंग करवाएंगे हम लोग। या फिर आरएनए बेस्ड रेगुलेशन, कैसे देखते हैं आरएनए के बेसिस पे रेगुलेशन हो रहा है, ये सब प्रोसेस हम लोग देखेंगे। आरएनए बेस्ड रेगुलेशन पे आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में जब हम लोग यूनिट 3 पढ़ रहे थे जी आरएनए प्रोसेसिंग ना, उसमें हमने जो कैपिंग टेलिंग स्प्लिसिंग बताया था वो इसमें आता है। ठीक है, तो यहाँ पे बस थोड़ा थोड़ा इनका इंट्रोडक्शन बताया जाएगा, क्योंकि इसमें से कुछ टॉपिक आप पढ़ चुके हैं पहले ही और कुछ टॉपिक आपको पढ़ना बाकी है। ओके बच्चा, तो पहला देखेंगे हम लोग डीएनए मेथाइलेशन। हेडिंग डालिए डीएनए मेथाइलेशन। मेथाइलेशन का मतलब मेथिल ग्रुप, इट मींस CH3 ग्रुप का ऐड करना ना। अगर डीमेथाइलेशन होगा, डी मतलब हटना, मेथिल ग्रुप का हटाना। तो डीएनए में मेथाइलेशन इट मींस डीएनए में किसी किसी पोजीशन पे मेथिल ग्रुप का ऐड होना डीएनए मेथाइलेशन है। समझ में आ गया। तो डीएनए मेथाइलेशन क्या है, डीएनए किसका बना है, नाइट्रोजनस बेस ही है डीएनए में, तो उसमें CH3 ग्रुप का ऐड होना ही डीएनए मेथाइलेशन है। Methylation is a process in which transfer of methyl group occurs at carbon fifth position of cytosine ring of DNA and DNA methylation transferase enzyme। डीएनए मेथाइलेशन क्या है आपको पता है, डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं। डीएनए किसका बना होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का ना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना है। न्यूक्लियोटाइड में हमने बताया था शुगर होगा, डीऑक्सीराइबो शुगर इसमें होगा, और फास्फोरिक एसिड होगा, और क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस इसमें क्या होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। यूरेसिल एब्सेंट होता है क्योंकि यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। तो जो साइटोसिन है
ना। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में प्यूरिन और पिरिमिडिन के बारे में बताया था। तो जो प्यूरिन है एडेनिन और ग्वानिन होता है, पिरिमिडिन में साइटोसिन थायमिन होता है। तो जो साइटोसिन है वो मैंने बताया था डबल रिंग स्ट्रक्चर है। इसके डबल रिंग में सॉरी साइटोसिन सिंगल रिंग है ना। ये प्यूरिन है। हाँ, प्यूरिन जो होता है डबल रिंग होता है, पिरिमिडिन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है ना। प्यूरिन डबल रिंग। तो पिरिमिडिन में साइटोसिन थायमिन और यूरेसिल आता है। तो जो ये साइटोसिन है वो सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, एक रिंग का बना हुआ है, सिंगल मेम्ब्रेनस रिंग स्ट्रक्चर है। तो इसका जो कार्बन नंबर 5 होगा उस पर CH3 ग्रुप का ऐड करना ही क्या है, डीएनए मेथाइलेशन। तो डीएनए में जितने भी साइटोसिन होंगे, एडनिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन, एडनिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन, थायमिन साइटोसिन, ऐसे जो भी हैं साइटोसिन, उसके साइटोसिन के 5th पोजीशन पे जो 5th कार्बन है उस पे CH3 ग्रुप का ऐड करना ही क्या है, मेथाइलेशन है। क्या है, मेथाइलेशन। तो डीएनए में जो साइटोसिन है उसके कार्बन नंबर 5 पे मेथाइल ग्रुप का ऐड करना ही मेथाइलेशन है। ठीक। और मेथाइलेशन में जो एंजाइम यूज हो रहा है वो है डीएनए मेथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। तो मेथाइलेशन क्या है, मेथाइलेशन इज ए प्रोसेस इन विच ट्रांसफर ऑफ ए मेथिल ग्रुप occurs at carbon number 5th of the cytosine ring of DNA by DNA methyl transferase enzyme। ओके। या फिर अलग डिफिनेशन इसका देखिए, द प्रोसेस इन विच मेथिल ग्रुप अटैच्ड एंड कार्बन नंबर 5th ऑफ साइटोसिन विद द हेल्प ऑफ डीएनए मेथाइल ट्रांसफरेज कॉल्ड एज मेथाइलेशन। तो मेथाइलेशन क्या है, मेथाइल ग्रुप का कार्बन नंबर 5 साइटोसिन के कार्बन नंबर 5 का ऐड करना है किसके हेल्प से, डीएनए मेथाइलेज एंजाइम। तो डीएनए के साइटोसिन के इस कार्बन नंबर 5 पे जो कार्बन नंबर इनका 5 होगा उस पे मेथिल ग्रुप का ऐड होना ही मिथाइलेशन है। और जो ये एंजाइम यूज हो रही है वो है डीएनए मेथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। अब मिथाइलेशन क्या हेल्प करता है, क्या करता है मिथाइलेशन, मिथाइलेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्न ऑफ द जीन एक्सप्रेशन। अगर इस डीएनए का, ये डीएनए है, पहले देखिए यहाँ पे ये डीएनए है, ये जीन है, कोई जीन है ना, इस जीन पे हम लोग मेथाइलेशन कर देंगे, इस जीन का हम लोग मेथाइलेशन कर देंगे। तो इस जीन का मेथाइलेशन से क्या होगा, ये जीन ऑफ हो जाएगा, ये जीन ऑफ हो जाएगा और इसका एक्सप्रेशन नहीं होगा। इसका मेथाइलेशन कर देंगे, ये भी ऑफ हो जाएगा, इसका मेथाइलेशन नहीं करेंगे तो ये ऑन रहेगा और ये प्रोटीन बनाएगा। ठीक। तो मेथाइलेशन करने से क्या होता है, जो जीन का ऑफ हो जाता है, जीन ऑफ हो जाता है, जीन प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करेगा, ये हमारा नहीं बनाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करेगा। तो क्या होगा, मेथाइलेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्न ऑफ द जीन एक्सप्रेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस कुड नॉट अकर। अगर जीन ऑफ रहेगा तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। इट मीन्स इट चेक द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन एंड चेक द प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये क्या होता है, डीएनए मेथाइलेशन हो गया तो यहाँ से, तो यहाँ से एम आर एन नहीं बनेगा, और एम आर एन नहीं बनेगा तो वो प्रोटीन भी नहीं बनेगा। तो फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया डीएनए मेथाइलेशन। डीएनए मेथाइलेशन क्या है, डीएनए में जो साइटोसिन रेजिड्यू है उसके 5th कार्बन पे ना, ये सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, तो उसमें 5th कार्बन पे जो उनका 5th कार्बन है उस पे मेथाइल ग्रुप का ऐड होना ही मेथाइलेशन है। और एंजाइम डीएनए मेथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम यहाँ पे दिखाया गया है। ये साइटोसिन का रिंग स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे NH2 है देखिए, और यहाँ पे देखिए मेथाइलेशन इसका किया गया है मेथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम के द्वारा। ये कार्बन नंबर 5 है, यहाँ पे ये कार्बन नंबर देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। यहाँ 5th पे इस हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप का ऐड करना ही डीएनए मेथाइलेशन। यहाँ देखिए साइटोसिन का मेथाइलेशन हो गया, अब जीन स्विच ऑफ हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। ठीक। अगला है आपका हिस्टोन चेंजेस। आपने डीएनए का न्यूक्लियोसोम मॉडल पढ़ा ही होगा, हमने अभी फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्लीट करवाया है न्यूक्लियोसोम मॉडल। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके प्लीज उसको पढ़ लीजिए। तो जो आपको पता है जो क्रोमोसोम है उसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलके एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम।
तो डी जो ये क्रोमोसोम है उसमें डीएनए भी है और हिस्टोन प्रोटीन है। तो डीएनए के हमने मिथाइलेशन करके वहाँ पे स्विच ऑफ कर दिया है प्रोटीन का, वहाँ प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो सकता है। या फिर हम लोग डीएनए मिथाइलेशन कर दें या फिर हम लोग हिस्टोन प्रोटीन में कुछ चेंजेस कर दें ताकि प्रोटीन सिंथेसिस ना हो। तो हिस्टोन प्रोटीन में जो हम लोग चेंजेस करेंगे उस चेंजेस को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। हिस्टोन एस्टाइलेशन, एस्टाइलेशन करेंगे, एसटी ग्रुप CH3CO माइनस ग्रुप ऐड करेंगे हम लोग ना। हिस्टोन प्रोटीन जो है कि बेसिक प्रोटीन है, इसको हम लोग एस्टाइलेशन कर देंगे, एसडी ग्रुप ऐड कर देंगे इसमें। तो हिस्टोन एस्टाइलेशन इज ए क्रिटिकल एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन दैट चेंजेस क्रोमैटिन स्ट्रक्चर एंड रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन बाय ओपनिंग ओवरऑल क्लोजिंग द क्रोमैटिन। जब मैंने वो यूनिट 3 का लेक्चर पढ़ा रहे थे आपको, तो उस टाइम मैंने देखा बताया था आपको, जैसे डीएनए है अगर ये बहुत ज़्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे एमआरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन है वो बेसिक प्रोटीन है, वहाँ उसका स्टाइलेशन कर देंगे। तो ये दोनों थ्रेड जो है कि थोड़ा थोड़ा ढीले हो जाते हैं ताकि एमआरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका एमआरएनए बनेगा और प्रोटीन सिंथेसिस होगी। अगर हाईली क्वाइल्ड है तो वहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज नहीं बाइंड हो पाएगा और प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसको हाईली क्वाइल्ड को डीक्वाइल करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन जो है उसका डी एस्टाइलेशन कर देंगे ना, एस्टाइलेशन कर देंगे ताकि इनमें जो इनकी क्वाइलिंग है ना थोड़ा लूज हो जाए और आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड हो जाए। आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड हो जाएगा तो ये एमआरएनए बनाएगा, ये एमआरएनए बनेगा तो ये प्रोटीन भी बन जाएगी। ओके, तो histone acetylation is a critical epigenetic modification that changes chromatin structure and regulate gene expression by opening or closing the chromatin structure. ठीक, it play an essential role in cell cycle progression, cell cycle को चालू रखने में इसका essential role है, and differentiation. Thus histone modification play important role in regulation of gene expression. देखिए यहाँ पे आपको histone modification दिखाया गया है। देखिए डीएन ये देखिए जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये है डीएनए, और जो आपको ऐसे दिखाया गया है ये है हिस्टोन प्रोटीन। आपको पता है हिस्टोन प्रोटीन आक्टामर के फॉर्म में होती है ना, जिसमें H2A H2B H3 और H4 प्रोटीन का दो दो यूनिट होता है, इनका दो दो यूनिट होता है, इनका दो यूनिट मिलके हिस्टोन आक्टामर बनाते हैं। ये हिस्टोन आक्टामर है, इसके चारों तरफ डीएनए कॉइल्ड है। फिर यहाँ जो दो आक्टामर को जोड़ने वाला डीएनए जो जोड़ता है वो है लिंकर हिस्टोन या H1 हिस्टोन। ठीक, तो ये देखिए इनकी हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ये इसका हिस्टोन प्रोटीन है, ये डीएनए है थ्रेड लाइक और ये है हिस्टोन प्रोटीन। तो देखिए यहाँ पे नॉर्मल क्रोमैटिन, ये नॉर्मल क्रोमैटिन आपको दिखाया गया है ना। अब देखिए, अब ये क्रोमैटिन को एक्टिव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हिस्टोन प्रोटीन का, इस हिस्टोन प्रोटीन का स्टाइलेशन कर दिए। ये थर्ड वाली हिस्टोन प्रोटीन है इसका हम लोग स्टाइलेशन कर दिए। स्टाइलेशन क्या हो जाएगा, तो ये क्रोमैटिन सेट थोड़ा सा खुल जाएगा, यहाँ डीएनए से हिस्टोन प्रोटीन हट जाएगा, डीएनए खाली हो जाएगा, तो यहाँ पे आके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो जाएगा और प्रोटीन सिंथेसिस होगा। ठीक, तो यहाँ पे हिस्टोन स्टाइलेशन हो गया। अगर इसी हिस्टोन का डी स्टाइलेशन कर देंगे ना, यहाँ पे एसिड ग्रुप को रिमूव कर दे ना, ऐड ही ना करे और भी एसिड ग्रुप को रिमूव कर दे, तो ये हाईली बेसिक हो जाएगा। तो क्या होगा, इसी को बोलेंगे डी स्टाइलेशन, और हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए में बाइंडिंग और ही टफ हो जाएगी और ही थिक हो जाएगा और यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। तो क्या है, नो ट्रांसक्रिप्शन, इट मीन्स जीन को ऑफ कर दिया गया है। तो हमने पहला देखा था डीएनए मेथाइलेशन और अगला हम लोग देख रहे हैं हिस्टोन एस्टाइलेशन। हिस्टोन एस्टाइलेशन में क्या कर रहे हैं, जो डीएनए और हिस्टोन के बीच बॉन्डिंग बनी है उस बॉन्ड को हम लोगों को किस तरीके से लूज करके आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने के लिए स्थान प्रोवाइड करना है। ठीक है, अगर हम लोग हिस्टोन स्टाइलेशन कर दिए तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, अगर हिस्टोन को डी स्टाइलेशन कर दिए तो वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, प्रोटीन और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो कोई प्रोटीन वहाँ पे नहीं बनेगी। ठीक है, तो हमको जिस जीन को ऑफ रखना होगा, इसको अगर इस जीन को हमको ऑफ करना है, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करवाना है, तो हमको इसका कर देना है डी स्टाइलेशन। ठीक है, डी स्टाइलेशन हो जाएगा तो ये जीन प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करेगा और प्रोटीन नहीं बनेगा। अगर इसको हमको एक्टिव करना है तो इसका कर देंगे स्टाइलेशन, या फिर
डीएनए का मेथाइलेशन कर दीजिए, ठीक। तो ये एक्टिव हो जाएगा और प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्या देखेंगे, क्रोमैटिन रीमॉडलिंग। अब देखते हैं हम लोग क्रोमैटिन का रीमॉडलिंग ना। इसमें भी हम लोग क्रोमैटिन और जो ये क्रोमैटिन थ्रेड हाईली क्वाइल्ड है उसको कैसे हम लोग लूज करके आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करवा के प्रोटीन सिंथेसिस करवाएंगे, ये इसमें बताया जाएगा आपको क्रोमैटिन रीमॉडलिंग में। Chromatin remodeling is the dynamic modification of chromatin structure to allow transcription process from the condensed genomic DNA with the help of regulatory transcription machinery protein and control the gene expression। जो हाईली क्वालिटी डीएनए है ना, डीएनए है और यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन है, हमको इनका रिमॉडल करवा के इनको थोड़ा सा लूज करके इसमें आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करवा के इनका एमआरएनए बनवा के फिर प्रोटीन सिंथेसिस करवाना है। क्रोमैटिन रीमॉडलिंग इज द प्रोसेस इन विच चेंजेस अकर्स इन क्रोमैटिन थ्रेड। हम लोग इसमें क्रोमैटिन रीमॉडलिंग में, क्रोमैटिन रीमॉडलिंग है क्रोमैटिन को फिर से मॉडल या डिजाइन करना। तो क्रोमैटिन रीमॉडलिंग में हम लोग किसमें चेंजेस करते हैं, इस क्रोमैटिन थ्रेड में चेंजेस करते हैं। आपको क्रोमोसोम दिखाया गया है ना, तो देखेंगे आप लोग क्रोमोसोम में वो क्रोमैटिन थ्रेड होता है, तो उस क्रोमैटिन थ्रेड में हम लोग मॉडिफिकेशन देखेंगे। और क्रोमैटिन थ्रेड किसका बना होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का, ठीक। तो क्या होगा, डीएनए थ्रेड ओपन फ्रॉम हिस्टोन प्रोटीन रिजल्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस अकर्स एंड जीन एक्सप्रेस देमसेल्फ। जैसे ये डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन है ना, हिस्टोन प्रोटीन है, अगर ये हाईली क्वाइल्ड है लास्ट वाले की तरह ऊपर जो मैंने पढ़ा था ना, हिस्टोन स्टाइलेशन में देखिए अगर वहाँ पे हाईली क्वाइलिंग है तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रहा था, थोड़ा सा इनके बीच क्वाइलिंग लूज होगी तभी ना आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा, तभी ना यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो यहाँ पे जो क्रोमैटिन रीमॉडलिंग है इसमें आपको किसी भी तरीके से जो हाईली क्वाइल्ड डीएनए है, डीएनए और हिस्टोन ऑक्टामर के बीच जो हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बना हुआ है उनको हम लोगों को किस तरीके से लूज करना है। तो क्रोमैटिन रिमॉडलिंग दो टाइप से हो सकता है, कोवैलेंट हिस्टोन मॉडिफिकेशन, हमको हिस्टोन में मॉडिफिकेशन कर दे, या एटीपी डिपेंडेंट क्रोमैटिन रिमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स के द्वारा। तो इसमें क्या होता है, ये किसके द्वारा होता है, बाई स्पेसिफिक एंजाइम हिस्टोन स्टाइल ट्रांसफरेज मिथाइल ट्रांसफर और काइनेज। जो हमने ऊपर हिस्टोन स्टाइलेशन पढ़ा है या फिर मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम या फिर काइनेज के द्वारा ये होता है कोवैलेंट हिस्टोन मॉडिफिकेशन इसमें, ठीक। और नेक्स्ट है आपका एटीपी डिपेंडेंट क्रोमैटिन रिमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स के द्वारा। इसमें क्या होता है, ओपन द डीएनए थ्रेड फ्रॉम हिस्टोन एंड जीन एक्सप्रेशन देमसेल्फ बाय ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। जो हिस्टोन जो एटीपी डिपेंडेंट क्रोमैटिन मॉडलिंग कॉम्प्लेक्स है, देखिए ये रिमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स है, ये हिस्टोन ऑक्टामर है, हिस्टोन ऑक्टामर है, यहाँ पे डीएनए सुपर क्वाइल्ड है ना। अब क्या हुआ, इनको एटीपी दिया, एटीपी दिया, इसको एनर्जी दिया, तो एटीपी और एनर्जी देगा तो एक फास्फेट ये ले लेगा और एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्राई फास्फेट है तो यहाँ पे अब ये एडनोसिन ट्राई फास्फेट ये है, और एक एटीपी इसको एक इनऑर्गेनिक फास्फेट इसको दे दिया तो क्या हो गया, एडनोसिन डाइफास्फेट में। जब एटीपी ये पाया भैया हिस्टोन एनर्जी पा गया ना, डोनेशन इसको मिल गया, तब ये यहाँ से हिस्टोन ऑक्टामर हट गया, तब ये डीएनए का थ्रेड खाली हो गया, यहाँ पे एमआरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करके यहाँ पे एमआरएनए बनाएगा, सॉरी आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करके एमआरएनए बनाएगा ना, एमआरएनए बनाएगा, तो एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर जाके प्रोटीन सिंथेसिस होगा वहाँ पे। तो देख रहे हैं आप लोग डिस्प्लेस्ड हिस्टोन ऑक्टामर, यहाँ पे हिस्टोन ऑक्टामर यहाँ से हट गया, तो क्या हुआ, फैक्टर एंड आरएनए पॉलीमरेज बाइंड पार्ट एंड ट्रांसक्रिप्शन अकर्स। इस थ्रेड से आरएनए सॉरी आरएनए पॉलीमरेज और जो भी फैक्टर है, इनिशिएशन फैक्टर वगैरह, इलांगेशन टर्मिनेशन वगैरह जो भी फैक्टर लगेंगे यहाँ पे, उस फैक्टर वो सारे फैक्टर यहाँ पे बाइंड करके क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ लिया, क्या पढ़ा, क्रोमैटिन रीमॉडलिंग। क्रोमैटिक मॉडलिंग दो प्रकार से था, आप लोगों ने अच्छे से देख लिया। अब आरएनए बेस्ड रेगुलेशन देखिए, चौथा देखिए आरएनए बेस्ड रेगुलेशन। अब आरएनए बन चुका है, अब आरएनए मॉडिफिकेशन करवा के हम लोग रेगुलेशन पढ़ेंगे। तो ये आरएनए बेस्ड रेगुलेशन आप लोगों ने पढ़ ही लिया है, कैपिंग, टेलिंग और पॉली एडनाइलेशन। तो इसमें देखिए द प्रोसेस इन विच रेगुलेशन रेगुलेटरी आरएनए एलिमेंट टिपिकली रेगुलेटरी एक्सप्रेशन रेगुलेट एक्सप्रेशन। इसमें क्या आरएनए के द्वारा एक्सप्रेशन हम लोग देखेंगे। द प्रोसेस इन विच रेगुलेटरी आरएनए एलिमेंट टिपिकली रेगुलेट एक्सप्रेशन, इसमें आरएनए एलिमेंट जो है वो ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करेंगे एट जीन बाय बाइंडिंग टू सेलुलर मेटाबोलाइट। ये जी आप जीन जीन के
जीन द प्रोसेस इन विच रेगुलेटरी आरएनए एलिमेंट टिपिकली रेगुलेट एक्सप्रेशन। इसमें आरएनए एलिमेंट रेगुलेशन करेंगे, ठीक है। किसका रेगुलेशन करें? जीन का। आप कैसे करेंगे? बाय बाइंडिंग टू सेलुलर मेटाबोलाइट। जो सेलुलर मेटाबोलाइट्स हैं उससे बाइंड करके जीन का एक्सप्रेशन करवाएंगे। स्मॉल मॉलिक्यूल दैट का स्विच इन दियर स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन। ये स्मॉल मॉलिक्यूल है जो डीएनए का स्विच ऑन करेंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस होगा, अगर डीएनए का स्विच ऑफ करेंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। द रेगुलेटरी एलिमेंट स्विच ऑन और स्विच ऑफ द जीन एक्सप्रेशन। ये क्या करेंगे? स्विच ऑन भी कर सकते हैं और स्विच ऑफ भी कर सकते हैं। आरएनए बेस्ड रेगुलेशन मोस्टली अकर्स इन प्लांट। ये मोस्टली प्लांट में होता है, बट इन केस ऑफ एनिमल इट आल्सो अकर्स। स्पेसिफिक टाइप ऑफ आरएनए बेस पेयर डिमार्क्ड एक्सॉन। हमने आपको जो एमआरएनए बन रहा था पहले पहले ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, वो एमआरएनए में हमने दिखाया था आपको एक्सॉन और इंट्रॉन था। इंट्रॉन इनएक्टिव था, एक्सॉन क्या था? फंक्शनल पार्ट था। एंड सीक्वेंसेस रिक्वायर्ड फॉर दियर स्प्लिसिंग। जो इंट्रॉन था हम लोग उसको स्प्लिसिंग करके ना एक्सॉन एक्सॉन जोड़ रहे थे ना, आरएनए प्रोसेसिंग में आपने पढ़ा था, ठीक। 10 आरएनए बेस्ड रेगुलेशन अकर्स एट मेचुरेशन लेवल। जो हमने पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन ऑफ आरएनए पढ़ा था उसी पे आरएनए बेस्ड रेगुलेशन होता है, ठीक। ये देखिए आप लोग, ये न्यूक्लियस है ना, यहाँ पे डीएनए है, डीएनए से एमआरएनए बन रहा है। यहाँ पे डीएनए से एमआरएनए बन रहा है। एमआरएनए जब साइटोप्लाज्म में आएगा इसका ट्रांसलेशन होगा और यहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस होकर एमआरएनए से देखिए ये राइबोसोम बाइंड करके यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस मतलब हो रहा है, इट मीन्स इनका जीन का स्विच ऑन है, स्विच ऑन है और प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। अब यहाँ पे कैसे मॉडिफिकेशन किया जाता है? जैसे मान लीजिए गलती से इस जीन का एमआरएनए बन चुका है ना, और हमको इस जीन का प्रोडक्ट नहीं चाहिए, प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो जो आरएनए जो एमआरएनए बना है उसी का एंटीसेंस डीएनए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा ना। अब डीएनए हो गया डबल हेलिक्स ना, डबल हेलिकल हो गया आरएनए ना। ये एमआरएनए जो था ये एमआरएनए है ना। अब इसके एंटीसेंस डीएनए ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड ऐड कर देंगे। तो मान लीजिए इसका अपोजिट जो है, मान लीजिए यहाँ पे एडनिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है, सॉरी थाइमिन नहीं हुआ, एडनिन ग्वानिन यूरासिल है, ये हमारा नहीं है यूरासिल रहेगा। तो यहाँ पे एडनिन के विपरीत क्या हो गया? ग्वालिन हो जाएगा, यहाँ पे एडनिन हो जाएगा, यहाँ पे यूरासिल हो सॉरी थाइमिन हो जाएगा, यहाँ पे साइटोसिन होगा। तो इसका कम्प्लीमेंट्री बेस जोड़ के इसको डबल हेलिकल बना देंगे। तो अगर आरएनए डबल हेलिकल है तो कैसे प्रोटीन सिंथेसिस होगा? नहीं होगा प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसको आरएनए को प्रोटीन बनाने से रोक दिया गया। तो यही एंटीसेंस आरएनए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड द्वारा इसका मॉडिफिकेशन है, ठीक है। यही है आरएनए बेस्ड रेगुलेशन। इसमें क्या हो गया? एंटीसेंस डीएनए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड जोड़ के एमआरएनए को डबल हेलिकल बना के इसके एक्सप्रेशन को ऑफ कर दिया गया। ऑफ कर दिया ना, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रहा है, ठीक। तो आपका नेक्स्ट है, इसी पे आपका थोड़ा सा है, एंटीसेंस डीएनए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड व्हेन अटैचेस विद एमआरएनए इट स्विच ऑफ। देख रहे थे आप लोगों ने, उसको डबल हेलिकल कर दिया था ना। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्विच ऑफ, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इट मींस प्रोटीन सिंथेसिस नॉट अकर्स एंड जीन कुड नॉट एक्सप्रेस देमसेल्फ। अगर ये एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड एमआरएनए से जुड़ गया है तो उस जीन को स्विच ऑफ हो चुका है, वो जीन स्विच ऑफ हो चुका है और उसका प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रहा है, ठीक बच्चा। तो ये आपका हो गया चारों जो हमको पढ़ना था ना। पहले हम लोगों ने पढ़ा डीएनए मेथाइलेशन, हिस्टोन चेंजेस में हिस्टोन स्टाइलेशन हमने पढ़ा, फिर क्रोमेटिन रिमॉडलिंग में हमने दो टाइप से क्रोमेटिन रिमॉडलिंग देखा, और आरएनए बेस्ड रेगुलेशन। आरएनए बेस्ड रेगुलेशन में हमने देखा आरएनए एंटीसेंस द्वारा, ठीक है। ये हम लोगों ने चारों डिस्कस कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, ये रेगुलेशन एट ट्रांसलेशन लेवल। अब देखेंगे हम लोग एमआरएनए बन गया है, अब एमआरएनए से प्रोटीन बनने जा रही है, उस लेवल पे रेगुलेशन, ठीक है। उस लेवल पे आपको रेगुलेशन नेक्स्ट लेक्चर में देखना है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, आशा करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छा समझ में आया होगा। इस लेक्चर में मैंने डीएनए मेथाइलेशन के बारे में बताया, हिस्टोन चेंजेस के बारे में बताया, क्रोमेटिन रिमॉडलिंग के बारे में, आरएनए बेस्ड रेगुलेशन के बारे में बताया। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।